Good evening to all. As no one has joined yet, we can start our course. If anyone will join between, he or she will be allowed to join. So till now, we have completed our block one of the course. Block two of the course was completed yesterday. The last unit was not finished yet, but due to constraint of time, if someone will have any issue, we will discuss about that issue of that unit later on. Today we'll be starting the block 3 of BCOC 133. So I'll present the screen. So I'm downloading the unit 9 of block 3, and I'll share the screen in just a moment. So I think block 3 unit 9 is visible on in this recording now, as the screen is presented, so we can start the course. What is Unit 9 is indemnity and guarantee. What is indemnity and guarantee, that we will be going to study about. So let's go to the first meaning of contract of indemnity. So क्योंकि हम शुरू से बिजनेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टिल नाउ. हम एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस हम बात कर रहे हैं. सो we'll be talking about indemnity in अकॉर्डिंग टू द बिजनेस और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. हमने यूनिट 1 से लेके अब तक यूनिट 9 तक हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज बिजनेस, एंड how a business is made, what are the laws concerned with it, and all those things we have studied till now, or we have counseled till now in our academic counseling sessions of BCOC 133 from last 3 days. So today we'll be talking about indemnity and how indemnity is related to business, how a contract of indemnity, what a contract of indemnities does mean. तो हम ये पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. मीनवाइल अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो बीच में ऑफ कोर्स पूछ सकता है. If someone is unable to understand, we have one student till now. If someone will join later on, and this recording will be posted later on so that everyone can benefit from it. सो इंडेमिनिटी को पढ़ें. अगर मीनिंग ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर पैसेज अगर हम पढ़ें, a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, इफ अ पर्सन ए, अगर एक ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर, उसके लॉस के कॉन्सिक्वेंसेस में जो ए है वो प्रॉमिस, जो जो भी लॉस होगा उसको लॉस कॉस्ट टू हिम, अगर वो लॉस या तो ए के थ्रू होगा या बाय किसी और एक थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, दैट लॉस विल बी बियर्ड बाय द पर्सन हु हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो फर्स्ट पर्सन था वो ही उस लॉ को बियर करेगा.
इस डेफिनेशन में भी यही बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। तो इंडेमिनिटी के बारे में पढ़ेंगे अब कि हाउ इंडेमिनिटी इज रिलेटेड टू बिजनेस, और उसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया, अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमिनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस और एनी प्रोसीडिंग्स विद सी may take against B in respect of the certain sum of money, this is the contract of indemnity। यानी कि उसने एक गारंटी दी है, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, गारंटी दी है बी को that he will save him, he will say in any kind of loss caused to him by C, यानी कि अगर उसी से कोई लॉस होता है या बाय ए, अगर वो जो प्रॉमिसर है उससे ही उसकी वजह से कोई लॉस होता है, उस केस में दोनों ही केस में एक श्योरिटी मिलना दैट ही विल बियर द लॉसेस, प्रोमिस करना कि वो सेव करेगा उन लॉसेस से, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है। सो अगर हम इसको फर्दर पढ़ें, प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम लॉस कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू, ये सभी बातें वही बार बार डिफरेंट टर्म्स में बताई गई हैं। तो इंडेमिनिटी आपको और अच्छे से समझ आएगा जब इसी यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे। एक अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी पढ़ेंगे हम इसी यूनिट में आगे। तो जब डिफरेंस आएगा दोनों का, तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि इंडेमिनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडेमिनिटी होल्डर के क्या राइट्स होते हैं, उनमें से अगर हम एक राइट पढ़ें, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर from the indemnifier all the cost which he had paid in bringing and defecting any suit in respect of contracts of indemnity. In bringing or defending the suit, the indemnity holder must not contrave the orders of indemnifier, and he must act in the same way as a prudent man would have acted under the similar circumstances। तो ये कुछ राइट्स हैं जो इंडेमनीफायर के हैं, यानी कि जिसको इंडेमिनिटी प्रोवाइड की गई है। इंडेमिनिटी का मतलब समझ ही गए हैं, जिसको एक सेफ्टी प्रोवाइड की गई है अगेंस्ट द लॉसेस। उस इंडेमनीफायर के क्या कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, उनमें से एक राइट हमने पढ़ा कि वो कोई भी जो कॉस्ट उसके ऊपर जो कोई भी एक कॉस्ट उसके ऊपर इंडेमनीफायर के ऊपर जो भी कोई कॉस्ट लगी हैं, जो भी उसके ऊपर लॉसेस हुए हैं, वो सारे अपने लॉसेस को, कॉस्ट को वो इंडेमनीफायर से ले सकता है, रिकवर कर सकता है। और उसमें जो इंडेमनीफायर है वो बीच में कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा। इसका एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मैं मीनिंग समझें तो, commencement of indemnifier's liability, indemnity is not necessarily given by repayment after payment. Indemnity requires that the party to be indemnified shall never be called upon to pay। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसका मतलब जो इंडेमनीफायर है, यानी कि जिसने इंडेमनिटी दी है, वो कभी भी इंडेमनीफाई जिसको एक सेफ्टी दी है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बार बार इंडेमनीफाई यूज ना करें, जिस पर्सन को एक सेफ्टी मिली है उस पर्सन को बार बार कॉल ना करें किसी भी इश्यूज के या किसी भी लॉस में। और इंडेमनिटी रिक्वायर्स दैट द पार्टी इज इंडेमनीफाइड, वो जो सेकंड पार्टी है वो इंडेमनीफाइड है, यानी कि उसके सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ से आप समझा सकते हैं, जैसे कि इसमें आगे क्वेश्चंस बताए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो चेक योर प्रोग्रेस में दिए गए हैं। कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है, इसमें आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं। हमने जो ए और बी का एक एग्जांपल लिया था। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमने वो कल पढ़े थे, कल की क्लास में पढ़े थे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर इन क्वेश्चंस में से भी कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि इसके बाद हम सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी था जो दो पर्सन्स के बीच में होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक तरह की सेफ्टी की एक
एक गारंटी देता है कि ही विल बी सेविंग यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? गारंटी का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन टेक्स अ गारंटी ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी कि हम यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से 3 पर्सन हैं? एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अपनी बात करूं एंड एक मैं मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी बात करूं एंड वी आर गोइंग टू अ गोल्ड शॉप। हम एक गोल्ड शॉप पे जाते हैं और गोल्ड शॉप वाला क्योंकि मेरा जानकार है, ही नोज मी फ्रॉम द पास्ट, तो मैं एक गारंटी लेता हूँ दैट I will be taking the guarantee that the B will be paying the money in some amount of time. तो अगर मेरा जैसे कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जिस 3 लोग में से एक पर्सन वो है जिसको द सेलर हु नोज दैट पर्सन। अगर मैं गोल्ड शॉप का एग्जांपल लिया, मैं और मेरे फ्रेंड अगर किसी गोल्ड शॉप पे जाते हैं और मैं किसी अपने फ्रेंड की एक गारंटी लेता हूँ दैट he will be paying the money in the future on my guarantee you can give him the gold assets or gold ornaments। तो मेरी गारंटी पे अगर गोल्ड प्रोवाइड करता है एक एक जो गोल्ड सेलर है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर आ जाता है। जिसमें तो एक ये मेन डिफरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में, वो यही है कि इंडेमिनिटी में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं जबकि गारंटी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसी को हम अगर आगे पढ़ते हैं तो इसमें एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। जैसे कि ए गारंटी में भी आइदर ऑरल, जो गारंटी दी गई है वो ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। आप उसी एग्जांपल में गोल्ड वाले एग्जांपल में ही ले सकते हैं। आई कैन गारंटी द गोल्ड पर्सन और गोल्ड सेलर इन द फॉर्म ऑफ माय ऑरल। मेरी जो या तो मैं बोल के भी गारंटी दे सकता हूँ या रिटर्न वे में भी गारंटी दे सकता हूँ फॉर माय फ्रेंड। तो अगर इसमें एग्जांपल पढ़ें, इफ ए एंड हिज फ्रेंड बी एंटर्स अ ट्रेडर शॉप, अगर ए और उसके फ्रेंड बी ट्रेडर शॉप में जाते हैं, A asks the trader, supply the articles required by B, and if he does not pay you, I will pay। तो जो ट्रेडर को जानता था पर्सन, उसने एक गारंटी ली कि दैट आई विल पे इन केस ही विल नॉट पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे इज बी। तो पहली जो लाइबिलिटी है वो बी की, ऑफ कोर्स वो बी की ही है क्योंकि जो खरीद रहा है सामान उसी की लाइबिलिटी है। बट अगर इन केस वो फेल हो जाता है पे करने के लिए, तो जिसने गारंटी ली है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसमें जैसे इसमें बताया गया है, बट इफ ही फेल्स टू पे ए बिकम्स द लायबल टू पे। ऑन द अदर हैंड इफ ए सेज टू द ट्रेडर लेट बी हैव द गुड्स, आई विल सी योर पेड। तो अगर ए ने गारंटी नहीं ली है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया था कि ए ने बोला कि दैट आई विल पे इन केस ही विल नॉट पे, तो वो एक गारंटी है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर आता है। पर इन्होंने 3 पर्सन के केस में इंडेमिनिटी कैसे एक फॉर्म हो सकती है, वो भी उसका भी एग्जांपल इसी एग्जांपल में शो कर दिया कि अगर जो दूसरा पर्सन है वो गारंटी नहीं ले रहा है बट ही इज सेइंग दैट आई विल सी दैट यू आर पेड, दैट कि वो उसने ऐसी कोई गारंटी नहीं ली कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, बट उसने बोला कि दैट आई विल सी दैट यू आर पेड। तो इन केस में ये केस डेमिनिटी का केस हो जाता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं दी गई, जस्ट एक कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आई विल चेक ऑन हिम इफ ही विल बी पेइंग और नॉट। तो 3 पर्सन के केस में इंडेमिनिटी कैसे लागू हो सकती है वो इसी एग्जांपल के थ्रू समझा दिया गया है। वैसे इंडेमिनिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 पर्सन के साथ ही हो सकती है। तो अगर आप डिफरेंसेस लिखते हैं इंडेमिनिटी और गारंटी के, तो द मेजर डिफरेंस इज दैट इंडेमिनिटी इज between 2 persons and guarantee is between 3 persons। तो अगर इसमें डिस्टिंक्शन, जैसे कि इसमें नेक्स्ट जो 9.6 है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो पॉइंट जरूर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ही वो बताया गया जो हम अब तक जिसकी बात कर रहे थे। In contract of indemnity, there are only 2 parties, that is indemnifier and the indemnified,
While the contract of guarantee there are three parties, principal, debtor, creditor. तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट डिफरेंस है इंडेमिनिटी और गारंटी के बीच में. अगर एक और डिफरेंस पढ़े, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, whereas in contract of guarantee there are three contracts. तो इंडेमिनिटी में क्योंकि दो पर्सन इन्वॉल्व हैं तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, that one person indemnifies the other. पर अगर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, थ्री पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर थ्री कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट आई विल पे यू द मनी फॉर द गुड्स यू हैव प्रोवाइडेड. एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने गारंटी ली है उसके और शॉपकीपर के बीच में, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, जो जैसे मैं और मेरे फ्रेंड एक शॉपकीपर के पास गए थे, मैंने अपने फ्रेंड की गारंटी ली, तो मेरा और मेरे फ्रेंड का भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आई एम लायबल टू पे इन केस माय फ्रेंड डज नॉट पे इट इन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. इंडेमिनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो ये भी एक डिफरेंस है. अगर हम इनमें से एक और डिफरेंस पढ़ें, बाकी डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी हैं और आप इनको बड़े इजीली समझ सकते हैं. In contract of indemnity, indemnifier's liability arises only when the happening of the contingency, while in contract of guarantee, there is an existing duty or debt, the performance of which is guaranteed by surely. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है उस केस में आप लायबल तभी हैं, आपने किसी को एक श्योरिटी दी है. इंडेमिनिटी का मतलब हमने शुरू से पढ़ा कि आपने एक श्योरिटी दी है कि आपके लॉसेस को मैं कवर करूंगा. तो उस इंडेमिनिटी में क्या होता है कि इंडेमिनिटी में आप तभी लायबल हैं किसी भी चीज के लिए जब उसका एक आपके जो सेकंड पर्सन है, आपका फ्रेंड है, अगर आप एक फ्रेंड की एग्जांपल लें, तो इफ योर फ्रेंड इज अंडर लॉस तभी आप लायबल हैं उस लॉस को पूरा करने के लिए. अगर लॉस होता ही नहीं है तो यू हैव नो लायबिलिटी ऑफ इट. अगर वो प्रॉफिट में ही उसका काम जा रहा है, उसका बिजनेस जा रहा है, तो यू आर नॉट लायबल टू डू एनीथिंग एट ऑल. इन केस ऑफ लॉस ओनली यू आर लायबल. पर अगर हम इसी कोई गारंटी के एग्जांपल में लें, तो गारंटी में आप हमेशा लायबल रहेंगे, क्योंकि जब तक पूरा पैसा पे नहीं हो जाता एक पर्सन का, जिस फ्रॉम द मोमेंट यू हैव टेकन द गारंटी ऑफ अ पर्सन, आपने एक पर्सन की गारंटी ली, उस मोमेंट से ही आप लायबल हो जाते हैं उस पैसे के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व हैं. अगर आपका फ्रेंड पे नहीं करता है तो आप डायरेक्टली उस पार्ट में इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द मोमेंट यू हैव टेकन द गारंटी. तो ये भी एक डिफरेंस है इंडेमिनिटी और गारंटी के अंदर, कि इंडेमिनिटी यू आर लायबल ओनली इन द केस ऑफ लॉसेस, इन गारंटी यू आर लायबल फ्रॉम द पॉइंट यू हैव गिवन द गारंटी. तो ऐसे ही अलग अलग डिफरेंसेस और भी बताए गए. टोटल 7 डिफरेंसेस हमने 3 डिस्कस किए. आप 7 के 7 पढ़ सकते हैं और इस इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज आप पूछ सकते हैं. तो एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, क्या श्योरिटी लायबिलिटी क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे इस 9.7 टॉपिक में. इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएग्जिस्टेंस विद दैट द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर. इट मीन्स दैट द श्योरिटी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट टू विच द प्रिंसिपल डेब्टर. अब श्योरिटी का मतलब क्या होता है, श्योरिटी किसको इन्होंने रेफर किया है. जब जिस केस में हमने डिस्कस किया था कि मैं और मेरा फ्रेंड जाते हैं गोल्ड शॉप पे, एंड आई टेक द गारंटी ऑफ माय फ्रेंड दैट ही विल पे द मनी, और इफ ही विल नॉट पे द मनी आई विल पे द मनी. मैं गारंटर हूँ. गारंटर को ही श्योरिटी बोलते हैं या श्योरर बोलते हैं. तो एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी क्या होता है, यानी कि मेरी लायबिलिटी या गारंटर की लायबिलिटी, इन्होंने श्योरिटी वर्ड यूज किया है गारंटर की जगह. एग्जाम में श्योरिटी के रूप में भी पूछा जा सकता है. तो श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होती है ये इस टॉपिक में बताया, कितने एक्सटेंट तक वो लायबल है. तो इसमें दो केसेस आते हैं कि कितने एक्सटेंट तक वो लायबल है. फर्स्ट केस होता है कि जो श्योरिटी है वो उतना ही लायबल है जितने की डील हुई है. फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड ने एक जो गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदा है वो 50,000 का है, एंड आई हैव टेकन द गारंटी ऑफ दैट ऑर्नामेंट. तो मैं पूरे 50,000 का लायबल हूँ, दैट आई विल पे द 50,000 इन केस माई फ्रेंड हैव नॉट पेड द सेम. बट इसमें दूसरा केस क्या आता है कि आप कुछ अमाउंट की श्योरिटी लेते हैं या कुछ अमाउंट का आप जो गारंटी लेते हैं. तो कुछ अमाउंट की गारंटी का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझें, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड एक गोल्ड शॉप पर गए और वी हैव ही हैव परचेज द गोल्ड और शी हैव परचेज द गोल्ड, और मैंने उसकी गारंटी ली. पर मैंने बोला, आई हैव आस्क्ड द गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड बनाने वाला पर्सन है, उसको मैंने बोला दैट ही विल पे द मनी, आई टेक द गारंटी,
बट इफ यू विल नॉट पे द मनी आई विल पे द हाफ ऑफ इट। तो मैंने जो गारंटी ली वो पूरे अमाउंट की गारंटी नहीं ली, मैंने सिर्फ हाफ ऑफ द मनी की गारंटी ली। तो दो एक केसेस आते हैं गारंटर की लाइबिलिटी के या श्योरिटीज लाइबिलिटी, श्योरिटी गारंटर एक ही बात है। वो दोनों केस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट केस में वो पूरा लायबल है पूरे अमाउंट के लिए, सेकंड केस में वो सिर्फ हाफ अमाउंट के लिए, जो अमाउंट उसने गारंटी किया है वो 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो जो अमाउंट उसने गारंटी किया है वो उसके लिए लायबल है उस केस में। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझें, A surety has the right to limit his liability. For example, A lends rupees 5,000 to B. A ने 5,000 को 5,000 रुपए दिए या लोन पर दिए। C gives the guarantee for rupees 3,000 only. उसने C ने जो गारंटी ली वो सिर्फ 3,000 की ली कि अगर B अगर पे नहीं कर पाएगा तो मैं 3,000 तक पे कर सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। इफ यू वांट टू गिव द मनी यू कैन गिव, इफ यू डू नॉट वांट टू गिव द मनी यू कैन नॉट। अगर वो जो ए लैंड मनी कर रहा है, अगर वो इस डील पर एग्री कर जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री कर जाता है, तो जो श्योरिटी है यानी कि जो गारंटर है, ही और शी इज ओनली लायबल टू पे रुपीज 3,000 ओनली। अगर बी पे नहीं कर पाता, इफ बी मेक्स द डिफॉल्ट, सी शैल बी लायबल टू पे ओनली 3,000। ये सेकंड वाला केस है जो हमने डिस्कस किया था, जिस केस में गारंटर एक लिमिट सेट कर देता है कि दैट आई विल बी लायबल टू पे इतना ओनली। सो इसी में ही अगर हम आगे बात करें, इट इज द ट्रू दैट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएग्जिस्टेंस विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, but it does not mean that if due to some reason the principal debtor cannot held liable, then the surety will also not be liable. This is so because the contract between surety and the creditor is an independent contract and not a collateral one. For example, when the principal debtor is a minor, the surety is liable. Not only this, if by any act of the liability of the principal debtor is reduced or terminated, the surety continues to be liable. तो इसमें क्या समझाया गया है कि अगर दो लोग हैं जिन्होंने एक पर्सन है जिसने कोई चीज़ ली है, यानी कि मैं और मेरा फ्रेंड है, पर मेरा फ्रेंड माइनर है। वो एक माइनर है, मतलब हम शुरू से बात करते आ रहे हैं यूनिट 1 से कि माइनर कौन होता है। माइनर इज द पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट्स। हमारे जो एक्ट्स बने हुए हैं, एक्ट्स ऑफ ट्रेड बने हुए हैं इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी माइनर हु इज ऑफ एज बिलो 18 ईयर्स, और सम केसेस में 21 भी होता है। वो भी हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था कि किन केसेस में 21 होता है। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट 18 लेके चलें और मैंने किसी अपने फ्रेंड की गारंटी ली है जो एक माइनर है अभी, क्योंकि माइनर के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में पढ़ा कि हम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो माइनर के साथ क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता है, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, यानी कि वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है जो हमने किया। पर इस केस में क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो वो माइनर तो लायबल नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, पर जिसने श्योरिटी ली है ही इज परफेक्टली लायबल क्योंकि वो मेजर था एंड ही हैव गिवन द गारंटी व्हेन ही वाज ओवर द एज ऑफ 18, ही वाज अ मेजर, तो वो पूरा लायबल है उस अमाउंट के लिए। और इन द केस जो माइनर है वो पे नहीं कर पाता है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं आ रहा है और ही और शी इज नॉट एबल टू पे, तो जो गारंटर है ही और शी, द गारंटर, और श्योरिटी, जिसमें श्योरिटी टर्म यूज कर रहे हैं तो श्योरिटी विल बी डिस्कस। तो श्योरिटी जो है वो श्योरिटी ही उस जो अमाउंट है उसके लिए लायबल रहेगा पूरे अमाउंट के लिए। तो कंडीशन प्रेसिडेंट टू लायबिलिटी, इसके अंदर जो लायबिलिटी के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं ये बताई गई हैं। अब काइंड्स ऑफ गारंटी पढ़ते हैं हम। काइंड्स ऑफ गारंटी हमारा 9.8। तो गारंटी किस किस तरह की हो सकती है? स्पेसिफिक गारंटी हो सकती है, कंटिन्यूइंग गारंटी हो सकती है। दो गारंटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक गारंटी होती है फुल अमाउंट की और एक गारंटी होती है स्पेसिफिक एक अमाउंट की या स्पेसिफिक कुछ गुड्स की, अगर हम गुड्स के से में डील कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी को हम पढ़ते हैं। When a guarantee is given in respect of a single debt or specific transaction and is come to an end when the guaranteed debt is paid or the promise is duly performed, this is called a specific or simple guarantee. However, the guarantee which extends to a series of transactions is called continuing guarantee. तो इसमें क्या बताया गया दैट एक स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी क्या होगी? स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी वो है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी दी गई या श्योरिटी दी गई,
टू पे सम सर्टेन अमाउंट, उस अमाउंट को पे कर दिया गया वापस, या तो जो गारंटर है उसने पे कर दिया, या जो जिसके साथ डील हुई थी उसने पे कर दिया। इन बोथ द केसेस वो गारंटी कंप्लीट हो गई है, तो वो स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी के अंदर आती है, जिसमें वो डील कंप्लीट हो गई है। द अमाउंट इज पेड, द गुड्स आर रिसीव्ड, अमाउंट इज पेड बाय एनीवन, गारंटर या जो डीलर जिसके साथ डील हुई थी। सो that that deal is now completed simply because the goods have been shared and the amount have been paid। तो ये आता है एक स्पेसिफिक गारंटी या सिंपल गारंटी के अंदर, गारंटी कंप्लीट हो गई है। इस केस में कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके समझें तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होता है जिसमें जो गारंटी है वो कंटिन्यू होते रहते हैं, एक चेन की तरह कंटिन्यू होते रहते हैं, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। ये कब होता है, अगर हम किसी एक एजेंट की बात करें, इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे हम अगर एग्जांपल्स लेकर ही समझें, बी जो एग्जांपल है वो कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जांपल है। तो अगर बी एग्जांपल हम लेके पढ़ें तो ऑन ओम्स रिकमेंडेशन, ऑन एम्स रिकमेंडेशन, एम की रिकमेंडेशन पे एस जो एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है, जो एक अमीर लैंडलॉर्ड है, एम्प्लॉयज पी एज हिज एस्टेट मैनेजर। तो जो पी है, अब इस केस में तीनों का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। एम ने रिकमेंड किया, एस एक लैंडलॉर्ड है और एस ने पी को अपने यहाँ एज अ मैनेजर रख लिया उसकी रिकमेंडेशन पे, एम की रिकमेंडेशन पे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ पी टू कलेक्ट द रेंट एवरी मंथ। तो पी की क्या, क्योंकि वो एक एस्टेट मैनेजर है, तो उसकी क्या ड्यूटी थी, जितनी भी एस की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वहां से जितना भी जो रेंट आता है एवरी मंथ टेनेंट से, वो सारा उसको मंथली कैलकुलेट करना था, ये उसकी ड्यूटी थी। एंड रेमिट द सेम टू एस बिफोर 15, यानी कि एस को उसने वापस देना था 15 से पहले पहले। एम गारंटी, जो एम की गारंटी पे रखा गया था क्योंकि पर्सन, एम गारंटी दिस अरेंजमेंट एंड प्रोमिसेस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट मेड बाय पी, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक महीने का या एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है कि दैट आई एम पेइंग यू द गुड्स, यू विल पेइंग मी द मनी, ऐसा नहीं है। बट ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी है जहाँ पर मंथली पैसे आ रहे हैं, मंथली वो पैसे कलेक्ट करने हैं, मंथली वो पैसे देने हैं, और किसी भी एक मंथ का पैसा भी अगर वो नहीं दे पाता है, जिसको हायर किया गया, पी को अगर हायर किया गया, अगर किसी भी एक मंथ का पैसा नहीं दिया जाता है, तो एम जिसने रिकमेंड किया था वो उसको पे करेगा। यानी कि वो कॉन्टिन्यूअसली अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। एक बार रिकमेंड किया उसने, बट क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, मंथ जो रेंट है वो एवरी मंथ आएगा, तो हमेशा के लिए जो एम है वो एक लायबल हो गया, एक हमेशा के लिए उसके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई कि किसी भी मंथ में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो वो उसको पे करने पड़ेगा, क्योंकि उसने गारंटी ली थी। तो ये दो टाइप्स की गारंटी हमें बताइए, स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। दूसरी बताइए कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर ये गारंटीज के ऊपर एक कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला एग्जांपल भी लेके समझा सकते हैं, टेनेंट वाला एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। और सिंपल गारंटी आप सिंपली एक दो पर्सन्स के बीच में, तीन पर्सन्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है और एक गारंटी दी जाती है, उसको लेके समझा सकते हैं, स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इसके आगे अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी हमने इजीली समझा कि कंटिन्यूइंग गारंटी होती क्या है, जो स्पेसिफिक चेन की तरह चलती रहती है, मंथली चलती रहती है या ईयरली चलती रहती है, जो हमने रेंट का एक एग्जांपल लिया। अब रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, वो उसको खत्म कैसे किया जाएगा, वो कैसे खत्म हो सकती है एक कंटिन्यूइंग गारंटी, क्योंकि आप पूरी लाइफ टाइम के लिए किसी के लिए लायबल नहीं हो सकते, किसी पर्सन के लिए लायबल नहीं हो सकते, क्योंकि इन दैट केस यू विल बी हैविंग, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा लॉस भी आ सकता है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी को किसी तरह तो आपको रिवोक करना पड़ेगा। तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे हो सकती है वो हम 9.9 में पढ़ेंगे। कंटिन्यूइंग गारंटी में भी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस किस वेज में हो सकती है, डेथ ऑफ श्योरिटी बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन इन द सेम मैनर इन विच द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो हम पहला इसमें से या दूसरा इनमें से कोई एक पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाय डेथ श्योरिटी पढ़ते हैं, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द डेथ ऑफ दैट
द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो यानी कि श्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो गारंटर है, अगर गारंटर की ही डेथ हो जाती है, यानी कि श्योरिटी की ही अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डेथ के बाद उसके जो उसका बेटा होगा या उसकी बेटी होगी, उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर कोई एक लाइबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, वो रिवोक हो जाएगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ गारंटर हम कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा है रिवोकेशन कैसे हो सकता है, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, एक नोटिस देने पे। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम पढ़ के, फॉर एग्जांपल ए गारंटीज बी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000 दैट सी शैल पे फॉर ऑल द गुड्स बॉट बाय हिम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months. B sells good worth ₹6,000 to C. A gives notice of revocation to C, is liable for ₹6,000. If any goods are sold to C after the notice of revocation, A shall not be liable. तो सिंपल सा मीनिंग है, जो रिवोकेशन है वो कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे हो सकती है। आप नोटिस दे सकते हैं बीच में ही, कि अगर हम इसमें ये वाला ए और बी का एग्जांपल ना लें, सिंपल जो हमने एग्जांपल पहले डिस्कस किया था, एक लैंडलॉर्ड का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, और उसने एक पर्सन किसी की रिकमेंडेशन पे हायर किया था। तो अगर हम वही एग्जांपल लें, क्योंकि वो मंथली उसको रेंट कैलकुलेट कर, रेंट जो है वो कलेक्ट करना है और अपने लैंडलॉर्ड को देना है, पर क्योंकि हमेशा पूरी जिंदगी के लिए वो लायबल नहीं हो सकता जिस बंदे ने रिकमेंड किया था उसको, तो कुछ टाइम बाद एक रिवोकेशन का नोटिस दे सकता है कि आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर 6 months, you have seen that this person is performing well. After 6 months, I am no longer liable, and you have to take decision if you have to hire him or not, if you have to continue with him or not. वो ये साफ साफ बोल सकता है और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, अपनी जो लाइबिलिटी है, उसको खत्म कर सकता है। डेथ का केस हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो ये सारे 2-3 तरीके हैं रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी, यानी कि राइट्स ऑफ गारंटर, श्योरिटी गारंटर एक ही बात होती है। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या है, क्या क्या राइट्स हो सकते हैं उसके, वो हम पढ़ते हैं। उनमें से कुछ राइट्स हम पढ़ते हैं कि क्या क्या राइट्स हो सकते हैं किसी श्योरिटी के या किसी गारंटर के, क्या राइट्स हो सकते हैं। तो राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर क्या होते हैं। राइट, जो प्रिंसिपल डेब्टर कौन है, जो वो पर्सन है जिसने डेब्ट दी है, यानी कि जिसने पैसा दिया था, तो उसके अगेंस्ट क्या राइट्स हो सकते हैं। तो एक राइट अगर हम पढ़े तो राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, और हमारे सेक्शन 140 के अंदर भी सब्रोगेशन का राइट बताया गया। द श्योरिटी एक्वायर्स ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर, यानी कि जो गारंटर है उसके पास वो सारे राइट्स हैं जो प्रिंसिपल डेब्टर ने क्रेडिटर के, यानी कि मैं और मेरे फ्रेंड का अगर एग्जांपल लें, मैंने क्योंकि गारंटी ली थी, तो मेरे पास भी वो सारे राइट्स हैं जो मेरे फ्रेंड के पास हैं जिसने पैसा लिया है, एज अ डेब्ट जिसने पैसा लिया, या एज अ डेब्ट की जिसने सामान लिया है, कोई गुड्स लिए हैं। सेक्शन 140 lays down where a guaranteed debt has become due or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place. The surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. This is the right of the surety is called subrogation. तो subrogation का मतलब क्या है कि अगर किसी केस में मेरे फ्रेंड ने डिफॉल्ट कर दिया है, यानी कि उसने पैसा नहीं पे किया है, अब क्योंकि मेरे फ्रेंड ने पैसा नहीं किया, आई एम लायबल टू पे, आई एम श्योरिटी, आई एम द गारंटर, तो आई एम लायबल टू पे द मनी। मेरे उस मनी को पे करने के बाद मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, मेरे पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं, वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो क्रेडिटर के पास हैं, जो क्रेडिटर के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, और जो मेरे फ्रेंड के पास थे वो सारे राइट्स मेरे पास भी हैं, क्योंकि सारी जो लायबिलिटी थी वो ऑलरेडी पे हो चुकी है। तो सब्रोगेशन क्या होता है, यही होता है, दिस इज द राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड, दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड सब्रोगेशन। जितने भी राइट्स हमारे क्रेडिटर के विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर, जो क्रेडिटर के पास जितने भी राइट्स थे, क्योंकि वो अब सारे राइट्स मेरे पास भी आ गए हैं, क्योंकि मैं आई हैव पेड ऑल द मनी और ऑल द गुड्स, जो भी मैं जिसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, जिसके लिए मैंने श्योरिटी ली थी, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ पे कर दी हैं, तो वो सारे राइट्स अब मेरे पास भी आ गए जो क्रेडिटर के पास थे। दिस इज कॉल्ड द श्योरिटी, दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि उस गारंटर का जो ये राइट है वो सब्रोगेशन होता है। सब्रोगेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। इंडेमिनिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ इंडेमिनिटी क्या होता है। इंडेमिनिटी को अगर
पढ़ना है तो आप फर्स्ट टॉपिक पे दोबारा से जा सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स दे के भी समझाया गया है। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर क्रेडिटर जो है उसके अगेंस्ट क्या राइट्स हो सकते हैं। व्हेन द क्रेडिटर स्यूज द श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेबिटर लाइबिलिटीज, the surety can claim set off or counter claim if any which the principal debtor had against the creditor। तो इसमें क्या बताया गया है कि कब जो एक श्योरिटी है, जो गारंटर है, अपने ऊपर किए गए क्लेम्स को हटा सकता है, कब हटा सकता है। व्हेन द क्रेडिटर्स यूज द श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर्स लाइबिलिटी, तो प्रिंसिपल डेब्टर्स की लाइबिलिटी के लिए अगर कोई क्रेडिटर जिसने पैसा दिया था वो गारंटर को, यानी कि अगर मैं क्योंकि गारंटी ले रहा हूँ किसी की, तो मेरे ऊपर अगर कोई उसकी मेरे फ्रेंड की लाइबिलिटी की वजह से मेरे ऊपर मेरे ऊपर कोई केस होता है, तो मैं उन क्लेम्स को हटा सकता हूँ और काउंटर क्लेम कर सकता हूँ उस क्रेडिटर के ऊपर, विच द डेब्टर हैज अगेंस्ट द क्रेडिटर, उसके ऊपर एक काउंटर क्लेम भी कर सकता हूँ। ये मेरा एक राइट है, इस राइट को मैं अपने अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज में उसको यूज कर सकता हूँ। ये अलग अलग राइट बताए गए हैं कि राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज, इसमें एग्जांपल भी दिया गया है ABCD को श्योरिटीज, यानी कि 4 गारंटर हैं, एक गारंटर नहीं है इस केस में। तो ये अलग अलग बताए गए हैं, इनको आप पढ़ के बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि किसी केस में 4 लोगों ने गारंटी ली तो उस केस में क्या होगा, उस केस में किस तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे इसमें अगर बताया गया कि 4 लोग थे, 4 गारंटर्स थे, यानी को श्योरिटीज थे। श्योरिटीज का मतलब गारंटर ही होता है। उनके ऊपर डेब्ट थी 2,000 रुपए की, यानी कि इनके जिसकी उसने श्योरिटी ली थी 2,000 रुपए वो पे नहीं कर पाया किसी वजह से, तो उन चारों के ऊपर कितनी कितनी लाइबिलिटी बनती है, वो चारों में इक्वली डिवाइड हो जाती है। 500 रुपीज ईच सबके ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। तो अलग इसमें एग्जांपल्स दे के बताया गया है कि अगर गारंटर्स या श्योरर एक या एक से ज्यादा हैं तो उस केस में लाइबिलिटी कितनी बनेगी, किसकी कितनी बनेगी, वो सारा इसमें बताया गया है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब है जो गारंटर है वो किसी लाइबिलिटी से कब डिस्चार्ज होता है। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि गारंटर तब डिस्चार्ज होता है, एक तो ये केस है जब एक डील पूरी हो जाती है तब भी वो डिस्चार्ज है अपने लाइबिलिटी से, या फिर डील पूरी नहीं होती है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो अगर वो पे कर देता है उस अमाउंट को तब भी वो डिस्चार्ज है। तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी, अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने गारंटी दिया उसी को ही रिवोक कर लेता है, जो हमने चेन वाले एक एग्जांपल में पढ़ा था, जो कॉन्टिन्यूअस गारंटी का एक एग्जांपल था, कॉन्टिन्यूअस इवेंट्स ऑफ गारंटी का एग्जांपल था। उस केस में हमने पढ़ा था कि अगर आप एक रिटर्न वे में कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, ओरल वे में कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट बता सकते हैं, सर्टेन टाइम बता सकते हैं, जिसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर भी जिसने पैसा क्रेडिट किया है वो भी डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि जिस पर्सन ने कुछ गुड्स प्रोवाइड किए हैं वो क्रेडिटर होता है। अगर क्रेडिटर भी मुझे डिस्चार्ज कर सकता है, गारंटर को डिस्चार्ज कर सकता है, दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे पास, चाहे वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है चाहे वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लॉज के हिसाब से वैलिड ही नहीं है, अगर वो एक माइनर के साथ हुआ है, यानी कि हम दोनों ही माइनर हैं और हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो इंडियन लॉज के हिसाब से वैलिड ही नहीं है। तो अगर वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो भी मैं किसी गारंटी के लिए लायबल नहीं हूँ, जो श्योरर है वो किसी गारंटी के लिए लायबल नहीं है। इसमें आप कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं इन तीनों को, किन किस केस में आप रिवोक कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज, या किन केस में लाइबिलिटीज आपके ऊपर बनती ही नहीं है। तो इस चैप्टर की अगर हम इसको समअप करें, इस यूनिट को अगर हम समअप करें, तो इस यूनिट में हमने पढ़ा कि रिवोक कैसे कर सकता है एक श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि गारंटर की जो लाइबिलिटीज हैं वो कैसे डिस्चार्ज हो सकती हैं, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा। जो गारंटर है यानी कि श्योरिटी है उसकी क्या राइट्स हो सकते हैं, किस किस के अगेंस्ट क्या राइट हो सकते हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट हो सकते हैं, डेबिटर के अगेंस्ट क्या राइट हो सकते हैं, ये राइट्स हमने थोड़े से पढ़े। रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हमने जो एक एग्जांपल लिया था टेनेंट वाला एग्जांपल, तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है, और उस गारंटी से बचने का या उस गारंटी को हम रिवोक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए एक लाइफ टाइम की एक लाइबिलिटी बन जाती है, तो उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं। एक श्योरिटीज लाइबिलिटी का क्या एक्सटेंट हो सकता है, यानी कि एक गारंटर की लाइबिलिटी किस किस टाइप की हो सकती है, हमने ये पढ़ा।
डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हमने पढ़ा था जो दो लोगों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने पढ़ा जो तीन लोगों के बीच में या तीन से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमने इस यूनिट में पढ़ा। इस यूनिट के में अगर किसी को वी हैव 2 स्टूडेंट्स राइट नाउ, और ये जो रिकॉर्डिंग है दैट विल बी अपलोडेड फर्दर। अगर किसी को भी कोई इशू आता है तो वो इस अभी जो स्टूडेंट्स अभी हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो बाद में कोई इशू आता है तो आरसी चंडीगढ़ के थ्रू या अपने अपने आरसी के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 10। और ये सारा डाटा ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है। मैं आपके सामने इसे यूनिट 10 जो है उसको ई ज्ञान कोश से खोल कर दिखाऊंगा। अब हम यूनिट जो पढ़ेंगे यूनिट 10 है वो बेलमेंट एंड प्लेज है। प्लेज का मतलब आप बड़े इजीली समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप अगर कोई प्लेज लेते हैं तो वो कोई एक किसी भी चीज़ के लिए आप एक तरह से अपने लिए एक गारंटी लेते हैं, एक तो उसको प्लेज बोलते हैं सिंपली, और उसको हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। और बेलमेंट का मतलब क्या होता है वो इस यूनिट में पढ़ेंगे, और इन दोनों टर्म्स को, प्लेज एक सिंपल टर्म्स में आप पढ़ सकते हैं, और एक एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के रूप में हम प्लेज का क्या मीनिंग होता है या बेलमेंट का क्या मीनिंग होता है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी जो हमने अभी पिछली यूनिट में पढ़ी, तो इस यूनिट को हम का एक ओवरव्यू लेते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट यूनिट पे जा पाए। तो बेलमेंट का मीनिंग हम यहीं की इसी बुक की एक डेफिनेशन से लेते हैं। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है? बेल आप सिंपली अगर आप समझते हैं, आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा कि बेल का क्या मतलब होता है। वो इंडियन लॉज के हिसाब से बेल का मतलब एक समझाया जाता है। इंडियन लॉज में अगर आप सिंपली एक पर्सन है जो अगर हम मूवीज की बात करें जो मोस्टली इंडियन मूवीज में दिखाया जाता है, बेल का एक बहुत बड़ा एक रोल दिखाया जाता है। अगर कोई किसी पर्सन को कंटेन किया जाता है बाय द पुलिस, अगर वो पुलिस उस पर्सन को कंटेन कर लेती है इन द सेल्स, और वो एक ऐसा क्राइम किया होता है उसने दैट इज बेलेबल, जो बेलेबल है, एक छोटा सा क्राइम है दैट इज बेलेबल, तो उसको एक बेल प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज। उसका सारे लॉज फॉलो करके एक बेल प्रोवाइड की जाती है। वो बेल का मतलब क्या होता है? एक गारंटी होती है दैट पर्सन विल गो आउट इन द सोसाइटी एंड ही विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, एंड he will be available for any kind of service or any kind of अगर कोई भी पूछताछ करनी है, if any kind of एक इंक्वायरी करनी है, तो ही विल बी रेडीली अवेलेबल ऑल द टाइम। किसी भी टाइम उसको कॉल किया जा सकता है। बहुत सारी कंडीशंस होते हैं बेल देने पे, किसी भी टाइम उसको कॉल दिया जा सकता है। ही कैन नॉट लीव द सिटी। और तो ये एक नॉर्मल बेल का आपने एक एग्जांपल देखा है, किसी भी एक मूवीज में देखा होगा या आपने न्यूज में सुना होगा। तो बेलमेंट इन केस ऑफ बिजनेस क्या होता है कि अगर मैं और मेरे मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई बिजनेस पार्टनर है, इफ आई हैव गिवन सम अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट मैंने एक कोई मशीनरी है, आई हैव गिवन हिम दैट मशीनरी ऑन बेल। उस बेल का मतलब क्या है कि मैंने उस मशीनरी को अपने एक बिजनेस पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, उसको ऑन अ बेल अपनी एक मशीनरी दे दी। तो बेल का मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? दैट द पर्सन, दैट सेकंड पर्सन विल यूज
दैट मशीनरी टिल द टाइम ही वांट्स, वो अपने उस मशीनरी को यूज़ कर सकता है जब तक उसको चाहिए, और उस मशीनरी से अपना प्रॉफिट ले सकता है उस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक। उस टाइम के बाद उसे वो चीज़ मुझे वापस करनी होगी, या अगर वो वापस नहीं होती है तो मेरे कहने पे उसे डिस्पोज करनी होगी। यानी कि वो एक बेल के रूप में मैंने प्रोवाइड करी है जिसमें सेट ऑफ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है दैट आई हैव गिवन दैट मशीनरी टू हिम ऑन फ्री बेसिस, के उसकी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने उसे फ्री में दे दी। बट ऑन सम कंडीशंस, वो कंडीशन क्या है कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो चीज़ मुझे वापस मिल जाएगी, वो मशीनरी मुझे वापस मिल जाएगी, या मैंने पैसा दिया है तो पैसा मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वापस मिल जाएगा। वो भी एक बेलमेंट का ही एग्जांपल है। और अगर मैं चाहता हूँ, बिकॉज मैं क्रेडिटर हूँ जिसने वो सामान दिया है या पैसा दिया है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, दैट तो आई एम द अलावर, मैं एक अलाउ करूँगा ही उसको, दैट आप उस मशीनरी को डिस्पोज कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या उस पैसे को डिस्पोज कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उस सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। मुझे उस पैसे की या उस मशीनरी की नीड नहीं है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ बेलमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बेलमेंट तो हमने पढ़ लिया, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं तो बेलमेंट के अंदर क्या होता है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड बेलमेंट। वैलिड बेलमेंट हमने पढ़ा कि बेलमेंट होता क्या है, मैंने कुछ चीज़ दी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो मुझे वो एग्रीमेंट भी उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो आई कैन गिव हिम ऑन ऑरल एग्रीमेंट कि तू आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स तो मुझे ये मशीनरी वापस दे देगा। अगर मशीनरी की बात हो रही है, अगर किसी और चीज़ की बात हो रही है, दैट यू विल रिटर्न मी दैट दोज थिंग्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक एग्रीमेंट हम करेंगे। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर लॉज भी हो सकता है जो हमने आपस में बनाए हैं, अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो। डिलीवरी ऑफ गुड। तो वैलिड बेलमेंट के ये सारे एसेंशियल फीचर्स हैं। पहले एक एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। एक पर्पस होगा, किस पर्पस के लिए आपने वो गुड्स दिए हैं, एंड रिटर्न ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स। उसके उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद एक जो स्पेसिफिक गुड्स दिए गए हैं, या तो वो रिटर्न हो जाएंगे, या आई विल अलाउ हिम टू डिस्पोज ऑफ दोज स्पेसिफिक गुड्स। तो इसमें से अगर हम पर्पस पढ़ें या रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड का एक पैरा पढ़ के देखें, तो you will clearly understand what I have told you as the summary. It is important that the goods which form the subject matter of the bailment should be returned to the bailor, यानी कि वो रिटर्न कर देने चाहिए वापस में, और disposed of या dispose of कर देने चाहिए according to directions of the bailor after the accomplishment of the purpose, वो पर्पस पूरा होने के बाद, after the expiry of the period of the bailment। यानी कि मैंने या तो एक टाइम स्पेसिफाई किया कि इस टाइम के बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या मैंने या आपका जो पर्पस है वो पूरा हो गया है, आप उस पर्पस का पूरा होने के बाद या तो मुझे वापस कर देंगे या फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे ऑन माय डायरेक्शंस, क्योंकि मैंने वो डायरेक्शन दी हुई है। तो बेलमेंट किस किस तरह की हो सकती हैं, ये यहाँ पर एक मैप, एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अगर आप इस डायग्राम को याद कर लेंगे तो यू कैन इजीली राइट अबाउट द बेलमेंट्स इफ यू गेट एन क्वेश्चन अबाउट बेलमेंट इन योर एग्जाम्स। तो इस डायग्राम को याद करना बड़ा ज़रूरी है। और इसी डायग्राम में से अगर हम किस किस टाइप की बेलमेंट होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, मतलब आप किसी अपने बेनिफिट के लिए भी उस अपनी चीज़ को बेल आउट कर सकते हैं, या अपने किसी रिवार्ड को पाने के लिए भी अपनी चीज़ को बेल आउट कर सकते हैं। इनमें से हम किसी एक को पढ़ते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड होता है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। दिस इज द केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट एग्जीक्यूटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, द बेली डज नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इसमें क्या बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, यानी कि आपने किसी को एक चीज़ प्रोवाइड करी, आउट ऑफ द ब्लू प्रोवाइड कर दी है आपने, वो चीज़ आपने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करी है कि जो जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक बेनिफिट हो जाए। यानी कि आप एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप्स में, एक स्टार्टअप एक छोटी कंपनी है। उस स्टार्टअप को क्योंकि अब सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्टेन अमाउंट ऑफ मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो एक बड़ी कंपनी जिसके लिए बहुत ईजी है वो मशीनरी अरेंज करना, सिर्फ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, या गवर्नमेंट की अगर बात करें स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, वो मशीनरी प्रोवाइड करती है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उस स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जिससे उसका फायदा हो, वो अपना स्टार्टअप ग्रो कर पाए। तो एक एग्जांपल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में, जिसमें जो प्रोवाइडर है उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, बट जो बेली है जिसने उस मशीनरी को, जो उस मशीनरी को यूज कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ही विल गो फ्रॉम 0 to 10 अगर वो उस मशीनरी को एफिशिएंटली यूज करता है।
और अगर एक एक एग्जांपल लेके पढ़ें तो बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट और बेलर और बेली, यानी कि अगर दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है तो वो भी एक तरह का बेलमेंट हो सकता है, जिसमें आपने एक मशीनरी प्रोवाइड की पर आपने एक कंडीशन लगा दी दैट यू विल बी दैट आप जो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ पार्ट हमें भी देंगे, तो वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलमेंट। क्यों कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, पर आपको उस चीज़ की नीड होती है, आप यू यू नीड दैट थिंग बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप एक एक ऐसी कंपनी से एक एग्रीमेंट कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, दैट वी विल प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल, वी विल प्रोवाइड यू द मशीनरी, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाइए और कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें भी दीजिए, जिससे हमारे प्रोडक्ट के साथ आप एक वो वाला एग्जांपल है आप ले सकते हैं इस केस में। आप बहुत बार देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप एक कोई एक नॉर्मल एक टूथपेस्ट की ऐड देखते हैं, एक टूथपेस्ट के साथ आपको कोई चीज़ फ्री मिलेगी, एक छोटी सी चीज़ आपको फ्री मिलेगी, टूथपेस्ट के साथ एक छोटा सा सोप फ्री दे देंगे। तो ये एक बेलमेंट का एग्जांपल है जिसमें दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। आप एक सोप की कंपनी जो एक नई कंपनी है और एक टूथपेस्ट की कंपनी जो एक बहुत पुरानी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, वो टूथपेस्ट की कंपनी एक सोप की कंपनी का सपोर्ट करती है कि वी विल गिव यू द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, पर आप जो अपना प्रोडक्ट, आप जो रेगुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट हमें देंगे, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ फ्री कर देंगे उस प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में। जो छोटी कंपनी है वो राइज करेगी क्योंकि उसके पास अभी तक पैसा नहीं था या उसके पास रॉ मटेरियल नहीं था, अब वो रॉ मटेरियल और पैसा उसको मिल गया है, तो वो राइज करेगी अपने नए फ्यूचर के लिए। और जो जिसने वो चीज़ें प्रोवाइड करी, जो बेलमेंट जिसने प्रोवाइड करी कंपनी ने, जो बड़ी कंपनी थी, उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसने अपने प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा अगर एक टूथपेस्ट और सोप की बात करें, एक छोटा सा सोप उसने प्रोडक्ट के साथ लगा दिया। तो क्योंकि अगर हम एक इंडियन मार्केट की बात करें तो फ्री प्रोडक्ट्स की जो एक वैल्यू होती है, जो एकदम से सबकी जो नज़र होती है वो फ्री प्रोडक्ट्स के ऊपर जाती है, तो उसकी वजह से उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी उसका कॉम्पिटिटर उस टाइम पे कोई भी फ्री प्रोडक्ट नहीं दे रहा होगा। और अगर एक टूथपेस्ट की बात करें, बहुत सारे ब्रांड्स के टूथपेस्ट आते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड के टूथपेस्ट सेम ही, लगभग सबका रेट सेम होता है, ऑलमोस्ट एक कुछ पैसों का डिफरेंस हो सकता है, सबका रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर एक टूथपेस्ट एक अपने साथ एक छोटा सा सोप भी गिफ्ट कर रहा है, एक फ्री कर रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दे नो दैट क्वालिटी इज द सेम। कोई भी दो टूथपेस्ट की बात करें, क्वालिटी सेम है, पर हमें वहाँ पर एक छोटा सा एक सोप भी साथ में मिल रहा है, तो इंडियन कंज्यूमर्स जो कि एक मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत इजीली शिफ्ट हो जाएंगे उसकी तरफ। तो ये आता है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द म्यूचुअल या बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड द बेली के अंदर ये एक ये वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या होती हैं, ड्यूटीज ऑफ बेलर बताई गई हैं इसमें कैसे। तो इसमें से अगर एक ड्यूटी पढ़ें, कोई भी एक ड्यूटी अगर हम पढ़ते हैं, बेलर की क्या क्या ड्यूटीज होते हैं। बेलर मतलब वही है जिसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं विदाउट अपने बेनिफिट में या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो बेलर है। उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, अगर एक ड्यूटी हम पढ़ें, ड्यूटी टू बियर द एक्सपेंसेस, द जनरल रूल इन दीज दोज बेलमेंट्स वेयर द बेली इज नॉट द रिसीव ऑफ एनी रेम्यूनरेशन इज दैट द बेलर शुड बियर द यूजुअल एक्सपेंसेस इन कीपिंग द गुड्स or in carrying the goods, or to have work done upon them by the bailey. For the baler must have to repay the bailey all the necessary expenses which the bailey has already incurred for the purpose of bailment. For example, A is a farmer, एक example लेके इसको समझते हैं ड्यूटी ऑफ बियर एक्सपेंसेस का। अगर ए एक फार्मर है, इफ ए इज अ फार्मर गिव्स सम गोल्ड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड बी को गोल्ड दे दिया, हु इज अ गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड बेचने वाला एक पर्सन है, उसका फ्रेंड, टू मेक द गोल्ड रिंग, एक गोल्ड रिंग बनाने के लिए। बी इज नॉट to receive any remuneration for the job, but A has the duty to repay to B any expenses incurred by him in making the ring. तो सिंपल सा इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि मैं अगर ए की बात ना करें, एक सिंपल मैं अपनी बात करूं कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ से, अपना जो मेरा फ्रेंड है उस गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड का अमाउंट दिया, कुछ गोल्ड दिया, और मैंने आई हैव आस्क्ड हिम टू मेक अ रिंग फॉर मी, मैंने उसके बदले में एक रिंग बनाने की बात की। तो मैंने इसमें म्यूचुअल बेनिफिट की बात आ जाती है। ये म्यूचुअल बेनिफिट का भी ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने कुछ चीज़ प्रोवाइड की और उसके बदले मुझे एक रिंग चाहिए। तो रिंग लेने के बाद मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर उसके ऊपर कोई और एक्सपेंसेस होते हैं तो आई हैव टू पे दोज एक्सपेंसेस टू हिम,
जिससे कि हम दोनों में से किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये एक ड्यूटी बन जाती है किसकी, टू बियर एक्सपेंसेस। बेली और बेलर की में से दोनों की क्या ड्यूटी बनती है? बेलर की एक ड्यूटी है कि वो बना कर देगा, बेली की ड्यूटी है कि ही विल बी बेयरिंग द ऑल द एक्सपेंसेस विच आर अदर देन दोज प्रोवाइडेड ऑलरेडी, जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे उससे ज़्यादा अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ड्यूटी मेरी बनती है वो पे करने की। अब ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है? तो अब तक हमने जो पढ़ी थी वो ड्यूटीज ऑफ बेलर थी, और अब ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ते हैं, जिसके ड्यूटीज ऑफ बेली क्या हो सकती है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। तो अगर मैं किसी को अपने गुड्स प्रोवाइड करता हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, या तो मैं उसको बिना किसी बेनिफिट के प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर मैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करता हूँ, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, उस केस में जिसको मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड करी हैं उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, बेली की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो इसमें बताया गया है। पहला पॉइंट है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, यानी कि मैंने अगर कोई मशीनरी किसी बेली को प्रोवाइड किया, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की है, उसकी हेल्प करने के लिए प्रोवाइड की है, तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो उस मशीनरी की टेक केयर करे, उस मशीनरी को ठीक से रखे, उसकी टाइमली सर्विस कराए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मशीनरी उसे मुझे वापस करनी है, वो मशीनरी मेरे पास ही वापस आनी है, क्योंकि वो एक बेली, वो एक एज अ बेल मैंने दिया, एज अ बेलमेंट मैंने उसे प्रोवाइड करी है, ना कि मैंने उसे परमानेंटली प्रोवाइड की है। तो टेकिंग केयर एक उसका एक ड्यूटीज ऑफ बेली के अंदर आ जाता है, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज, उस जो भी मैंने मशीनरी या कोई भी गुड्स प्रोवाइड करे हैं उसका कोई अनऑथराइज यूज ना करे वो। ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ऑन गुड्स, अपनी जो मैंने मशीनरी प्रोवाइड किया, अगर हम मशीन का ही शुरू से एग्जांपल ले रहे हैं, या गुड्स या कुछ भी मैंने प्रोवाइड किया है, उसको अपने गुड्स ना समझना या अपने गुड्स के साथ मिला ना लेना, वो भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने कोई एक एक मैन्युफैक्चरर है, गोल्ड मैन्युफैक्चरर की अगर मैं बात करूं, एक गोल्ड मैन्युफैक्चरर है जिसको मैंने एक क्योंकि वो एक छोटा गोल्ड स्मिथ है, तो मैंने, और मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से, मेरा एक फ्रेंड है जो मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने एक मशीनरी उसको ऑन अ बेल दी, मैंने ऑन बेलमेंट दी कि आप इस मशीनरी को यूज़ कीजिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए, आफ्टर 1 ईयर जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आप मुझे ये मशीनरी वापस कर देंगे। तो क्योंकि मैंने वो मशीनरी दी है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो एक नई मशीनरीज भी खरीदेगा उन गोल्ड को मैन्युफैक्चर, उस गोल्ड को निखारने के लिए, उस गोल्ड को, या अगर वो डायमंड का साथ में शुरू कर देता है तो उस डायमंड के लिए वो मशीनरीज खरीदेगा। तो उनके साथ जो मेरी बेलमेंट थी, जो मैंने चीज़ प्रोवाइड की थी, वो अपने जो अब वो नई चीज़ें खरीद रहा है उनके साथ मिक्स ना करे, या उसके पास ऑलरेडी जो चीज़ें उनके साथ ना मिक्स करे, ये भी एक उसकी ड्यूटी है, और वो उसे एज अ बेल ही समझे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ मुझे वापस कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे ऑन एनीथिंग, जो भी मैं उसे जो भी मेरी डायरेक्शन हो उसके हिसाब से। अब राइट्स ऑफ बेलर क्या होते हैं? जो मैंने चीज़ किसी को प्रोवाइड की, मेरे क्या राइट्स हैं? तो एनफोर्समेंट्स ऑफ बेली ड्यूटीज, राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर मेरी चीज़ के ऊपर कोई डैमेज हो जाता है तो मैं उसका क्लेम करूंगा। राइट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मैंने मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ही चीज़ ऑलरेडी मैंने लैंड कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड्स हिज कार टू बी फॉर द पर्सनल यूज, बी's पर्सनल यूज, बी स्टार्ट यूजिंग दिस कार एज टैक्सी, ए कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए प्रोवाइड की, पर वो स्पेसिफिक पर्पज़ की बजाय किसी और चीज़ के लिए यूज़ करी जा रही है, तो मैं उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं उसके जो डैमेज हुए हैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। ये सब जो राइट है, मेरे राइट हैं, जो मैंने अपनी चीज़ प्रोवाइड की, वो बताए गए हैं। 5 राइट्स इसमें बताए गए हैं। राइट टू डीम रिटर्न ऑफ द गुड्स, अगर वो गुड्स अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है तो मैं उन गुड्स को रिटर्न एज अ रिटर्न ले सकता हूँ, ये भी मेरा एक राइट है। राइट ऑफ बेली क्या हो सकते हैं? कि अगर मेरे प्रोवाइड की हुई मशीनरी से उसको कुछ, और वो मशीनरी ख़राब थी, या जो भी मैंने चीज़ प्रोवाइड की वो ख़राब थी, उसकी वजह से अनसेफ थी, उसकी वजह से उसको कुछ इंजरी हुई है, तो वो मेरे ऊपर एक क्लेम्स लगा सकता है, वो रिएम्बर्स करवा सकता है, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकता है। जिसने जो जॉइंट बेलर्स हैं, राइट टू डिलीवर गुड एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, यानी कि अगर हम दो जनों ने कोई एक चीज़ प्रोवाइड की, तो उसका राइट है वो किसी एक को भी वापस कर सकता है उस चीज़ को। तो ये सारे राइट्स किसके हैं? बेली के राइट्स हैं। अब राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर इसमें एक एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल, ए फोर्सफुली टेक्स पोजेशन ऑफ अ कलर टीवी फ्रॉम बीज रिपेयर शॉप। नाउ आइदर द ओनर ऑफ द टीवी
और बी मिस यू ए, इफ बी फ्लाइज, यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मैंने अपना टीवी किसी एक शॉपकीपर को दिया ठीक करने के लिए, तो मैं कौन हूँ? मैं बेलर हूँ। जो शॉपकीपर है वो बेली है, क्योंकि उसने उस चीज़ को ठीक करने का एक हमें हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझे ये चीज़ ठीक करके देंगे। पर फोर्सफुली किसी एक सी पर्सन ने मेरे उस टीवी को ले लिया शॉपकीपर से जो ठीक करने वाला था। तो अब हम दोनों के पास ही ये राइट है, मैं भी उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को स्यू कर सकता हूँ, यानी कि उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ। और जो एक रिपेयर शॉप वाला पर्सन था वो भी लीगल एक्शन ले सकता है। हम दोनों के पास ये राइट आ जाता है। ये एक एग्जांपल देकर इसमें बताया गया है। इफ बी फाइल्स द सूट ही शैल हैंड ओवर द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग हिज रिपेयर चार्जेस टू द ओनर ऑफ द टी। अगर जो रिपेयर वाला है उसने स्यू करा है उसको, तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उस पर्सन से जो फोर्सफुली ले गया था, वो सारा फोर्सफुली अमाउंट वो ऑनर को देगा। ये उसकी एक ड्यूटी बनती है। इसी तरह से फाइंडर ऑफ गुड्स है, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स है। फाइंडर ऑफ गुड कौन होता है? अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स which do not belong to him is called finder of goods. It is duty of the find of the out of the actual owner to surrender the goods to him. He has no right to sue the owner for compensation or for trouble. तो फाउंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स एक बहुत सिंपल टर्म है। और उसके क्या राइट्स होते हैं? अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है, आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, आप यू फाइंड अ फोन, एक फ़ोन आपको पड़ा हुआ मिलता है, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो जो चीज़ आपको मिली है वो आप उसके ऑफिशियल ओनर को वापस कर दें। ये आपका एक राइट है। आप जो भी चीज़ आपको मिली है उसको आपको टाइमली वापस कर दें। और आप जिस भी पर्सन की वो चीज़ है, यानी कि अगर हम फ़ोन का एक एग्जांपल ले रहे थे, तो जिस भी पर्सन की वो चीज़ है आपको उस पर्सन को वापस करनी है। इफ़ द ओनर हैज़ ऑफर्ड सम स्पेसिफिक अवार्ड, अगर वो आपको कुछ अवार्ड देना चाहता है तो वो अवार्ड आप ले सकते हैं। वो अवार्ड आप ले ना लें, वो आपकी एक चॉइस होगी, बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको वापस कर देंगे। तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स एक बहुत ही सिंपल सी एक टर्म है जो कुछ कम मार्क्स में भी पूछी जा सकती है इन द एग्जाम्स। तो टर्मिनेशन और बेलमेंट किस किस केस में हो सकती है? अगर एक केस हम पढ़ें, वो ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट सिंपल सी बात है, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो जो बेलमेंट थी वो टर्मिनेशन हो जाएगी। तो अगर प्लेज की बात करें, हमने बेलमेंट और प्लेज था इस यूनिट का जो मेन जो दो हमारे जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे थे इस यूनिट में, जो दो हाइलाइट्स थी इस यूनिट की, वो थी एक तो थी बेलमेंट और एक थी प्लेज। तो प्लेज के बारे में अगर हम पढ़े, पॉन और प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट वेयर द मूविंग थिंग इज बेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द डेब्ट or for performance of a promise. For example, if you borrow rupees 100 from B and keep your cycle with him as a security of repayment, it is a contract of pledge. तो मीनिंग ऑफ प्लेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन को किसी इसमें एक साइकिल का एग्जांपल लेके बताया गया। आप एक पर्सन से 100 रुपीज़ लेते हैं और उसके बदले में आप अपनी साइकिल उसको देते हैं एज अ प्लेज के मैं ये 100 रुपीज़ वापस कर दूंगा। या कोलेट्रल की बात कर सकते हैं, प्लेज और कोलेट्रल एक ही बात होती है। तो एज अ कोलेट्रल आपने अपने जो किसी को भी एज अ कोलेट्रल कोई चीज़ देना पैसे के बदले में, वो एक प्लेज के रूप में माना जाएगा। मीनिंग ऑफ अ पॉन और अ प्लेज। तो आप इस केस में क्या होता है कि जब आप जो आपकी लाइबिलिटीज है उसको वापस कर देते हैं, आपने जो पैसा लिया उसको वापस कर देते हैं, तो आपकी जो प्लेज यानी कि आपका जो कोलेट्रल है, यानी कि आपकी जो गारंटी है, वो उसको वापस करनी है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ पॉन और प्लेज। हु में प्लेज, इसका एक इनके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। कौन प्लेज कर सकता है? द ऑनर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, यानी कि जो या तो मैं एक प्लेज ले सकता हूँ, यानी कि अगर मैं पैसे के बदले में अपना कुछ कोलेट्रल रखना चाहता हूँ, या तो मैं रख सकता हूँ या मेरा कोई ऑथराइज्ड एजेंट रख सकता है। कोई मेरे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं रख सकता। वन ऑफ द सेवरल को ऑनर्स, अगर बहुत सारे को ऑनर्स हैं तो कोई एक को ऑनर भी रख सकता है। मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ रियल ऑनर, एक ऐसा एजेंट भी प्लेज कर सकता है। प्लेज का मतलब है
एक ऐसा पर्सन भी उस चीज़ को रख सकता है। साइकिल का ही अगर हम एग्जांपल लें तो कौन कौन उस साइकिल को रख सकते हैं पैसे के बदले में। तो पहला इन्होंने बताया एक ऑनर रख सकता है या उसका ऑथराइज्ड एजेंट रख सकता है। अगर बहुत सारे को ऑनर्स हैं तो उनमें से एक को ऑनर उस साइकिल को रख सकता है एज अ कोलेट्रल। एक मर्केंटाइल एजेंट जिसको हमने ऑथराइज किया है वो भी एक ऑथराइज्ड एजेंट के रूप में काम करेगा, वो एक उसको रख सकता है ऑन द कंसेंट ऑफ द रियल ऑनर। तो ये सारे सेलर हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, ये सारे पॉइंट्स हैं कि प्लेज यानी कि कोलेट्रल को कौन रख सकता है अपने पास इन इन रिटर्न ऑफ मनी। आपने एक मनी प्रोवाइड करी, उसके बदले में जो कोलेट्रल लिया उसको कौन अपने पास रख सकता है, ये उसके एग्जांपल्स थे। तो राइट ऑफ पॉनी, ये सारे राइट्स वही हैं जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे। राइट टू सेल, राइट टू सेल का मतलब है कि अगर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपने डिसाइड किया था कि आप इतने महीने बाद मुझे पैसे वापस कर देंगे, अगर उतने महीने में पैसे वापस नहीं होते हैं तो वो आपका एक राइट है। आपके पास जो कोलेट्रल है आप अपनी नीड्स उस कोलेट्रल को बेच के पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज 200 रुपीज़ ही थे, पर आपने 100 रुपीज़ एक पर्सन को पैसे एज अ डेब्ट दे दिया, आपने उसको लैंड कर दिया वो पैसा, और उसके बदले में आपने उसकी साइकिल या उसके बदले में आपने उसकी वॉच रख ली। आपने कहा कि विद इन 1 मंथ आपको ये पैसे वापस करने हैं। अगर वो विद इन 1 मंथ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका एग्रीमेंट हुआ, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर वो विद इन 1 मंथ वो पैसे वापस नहीं करता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उस चीज़ को बेच के अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स बताए गए हैं। जो आपका पॉनी है, मतलब जिसने वो चीज़ पैसा आपको दिया किसी चीज़ के बदले में, उसके क्या राइट्स होते हैं। ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या होते हैं, क्या ड्यूटी है उसकी। ड्यूटी टू टेक रिजनेबल केयर ऑफ, यानी कि जो आपने कोलेट्रल में चीज़ ली, आपने अगर वो साइकिल कोलेट्रल में ली, पैसा दिया, तो साइकिल का आपको टेक केयर करना पड़ेगा, ये आपकी एक ड्यूटी है। अगर आपने सोना, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो सोने के बदले में पैसा देते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आपसे गोल्ड लेंगे और उसके बदले में पैसा दे देंगे, तो आप एक पॉनी हैं। अगर आपने गोल्ड के बदले में पैसा दिया है तो आपकी क्या ड्यूटी है, उस गोल्ड को संभाल के रखना टू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो एग्रीमेंट के अंदर है, उस टाइम तक आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा उस गोल्ड को। एट द एंड ऑफ द डे या तो आप उस गोल्ड को वापस कर देंगे अगर आपका पैसा वापस हो जाता है, या आप उसको सेल कर देंगे, बट टिल दैट टाइम आपको उसको संभाल के रखना है। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं पॉनी की। ऑनर कौन है, जिसने पैसा लिया था और अपना कोलेट्रल दिया था, अपनी अपनी एक गारंटी के रूप में कुछ भी अपना प्रोवाइड किया था, सोना प्रोवाइड किया था, गोल्ड प्रोवाइड किया, साइकिल प्रोवाइड की थी, या कुछ भी प्रोवाइड की थी। तो पॉनर वो है जिसने पैसा लिया और अपना सामान दिया एज अ कोलेट्रल, एज अ गारंटी। उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके सिंपल से राइट्स हैं कि आप वो सही एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में वो पैसा वापस कर दें। अगर उसके चीज़ को कुछ नुकसान होता है देन ही कैन फाइल अ लीगल केस। अगर एक एग्रीमेंट हो रखा है और आपके सामान को कुछ डैमेज हुआ है, जो आपने पैसा भी पे कर दिया और आपका सामान भी डैमेज वापस मिला, तो आप एक लीगल सूट उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ड्यूटीज ये होती हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ ओनर टू कंपनसेट द पॉनी फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स। तो अगर एक इसका गोल्ड का ही अगर एक एग्जांपल लें या साइकिल का ही एक एग्जांपल लें, तो मैंने क्योंकि 1000 रुपीज़ एक उधार लिए थे, किससे, पॉनी से एग्जाम्पल उधार लिए थे। मैं एक पॉनर हूँ और पॉनी से मैंने 1000 रुपीज़ उधार लिए थे। तो वो उधार मैं जब पे कर देता हूँ और मेरे पास वो साइकिल वापस आती है, तो उस साइकिल को रखने का जो खर्चा उसका हुआ वो भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेरा एक ड्यूटी है। तो जो साइकिल को जिसने रखा, तो क्योंकि साइकिल को बचा के रखा, उसने बारिश से बचा के रखा या बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा, उसके लिए उसके कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। तो उन एक्सपेंसेस को पे करना, ये साइकिल का हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप एज ए गारंटी रखते हैं किसी के पास। तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करना, अगर गोल्ड का ही हम एक एग्जांपल लें तो गोल्ड को प्रिजर्व करना एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, क्योंकि गोल्ड के चोरी होने के डर बहुत होते हैं। तो अगर उसने गोल्ड को प्रिजर्व करने के लिए कोई लॉकर हायर कराया बैंक में, तो उस लॉकर के जो चार्जेस हैं वो भी आपको ही पे करने होंगे। ये आपकी एक ड्यूटी हो जाती है, पॉनर की एक ड्यूटी हो जाती है। तो पॉनी और पॉनर कौन होते हैं ये आपको याद रखना है, और उन दोनों की ड्यूटीज़ क्या है ये आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल सी ड्यूटीज़ हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसको हम सम अप कर लेते हैं एक बार। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पॉनी और पॉनर कौन होते हैं। पॉनी और पॉनर वही होते हैं, जो पॉनी है जिसने कुछ भी पैसा दिया और उसके बदले में एक कोलेटरल लिया। पॉनर वो है जिसने अपना सामान दिया और पैसा ही उधार पे लिए। तो ये होते हैं पॉनी और पॉनर।
प्लेज क्या होती है? प्लेज इन दोनों के बीच में जो एक प्लेज हुई है, जो एक एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको प्लेज बोलते हैं कि मैंने आपको एक सामान दिया, उसके बदले में आपने मुझे पैसा दिया। सामान को ढंग से रखने की ड्यूटी पॉनर की है, और पौनी की ड्यूटी है पौनी की ड्यूटी है कि आप उस पैसे को टाइमली वापस करें, और जो अपना सामान है उसको रखने का अगर कोई एक्सपेंस है वो भी वापस करें। तो ये सारे हमने पढ़े प्लेज के अंदर। प्लेज के क्या क्या बेली और बेलर के अंदर हमने बेलमेंट एक टर्म पढ़ी इस यूनिट के अंदर। बेलमेंट कोई सिंपल एक एग्जांपल से मैंने समझाया था कि बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट ये होता है कि अगर आप मैं कोई भी आपको एक सामान कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए देता हूँ आपकी ग्रोथ के लिए, तो ये बेलमेंट होता है। इसमें बेलमेंट और बेली और बेलर के क्या राइट्स होते हैं हमने ये पढ़े। और कितने अगर जो बेलमेंट है वो किस किस टाइप की हो सकती है। बेलमेंट एक बेनिफिशियल बेलमेंट भी हो सकती है कि मैंने किसी को एक अपना सामान लैंड किया, यानी कि अपनी मशीनरी दी, अपने बेनिफिट के लिए भी दी और उसके बेनिफिट के लिए भी दी, ये एक टाइप होती है। या बेलमेंट की दूसरी टाइप ये हो सकती है जब मैंने किसी को सिर्फ एक मदद करने के लिए कोई भी अपनी मशीनरी प्रोवाइड की या अपना कोई गुड्स प्रोवाइड किए सिर्फ उसकी ग्रोथ के लिए, जिसमें हमने गवर्नमेंट और स्टार्टअप का एग्जांपल लिया था कि गवर्नमेंट किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट करती है और उसको चीज़ें प्रोवाइड करती है जस्ट कि वो स्टार्टअप ग्रो कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट में पढ़ी। मीनिंग ऑफ बेलमेंट और मीनिंग ऑफ प्रेज के अंदर बेलमेंट में क्या, बेली के क्या राइट्स होते हैं, बेलर के क्या राइट्स होते हैं, इन दोनों में से सबकी दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। इसमें कोई यूनिट 10 में अगर किसी को कोई इशू हो, जो स्टूडेंट्स लाइव हैं या बाद में अगर कोई जब ये लाइव हो जाए, ये जो रिकॉर्डेड क्लास ऑनलाइन अपडेट अपलोड हो जाएगी, तो वो अपने अपने आरसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं या जो ऑनलाइन है वो अभी भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 11 उसको शुरू करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। इफ़ समवन हैव एनी इश्यूज, अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया है तो वो पूछ सकता है इस चैप्टर के कोई इशू अगर है, कोई टर्म अगर कोई समझ नहीं आ रही है। वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन जस्ट 2 मिनट्स।
तो यूनिट 11 हम शुरू करते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ने से पहले हम एजेंसी वर्ड का मतलब अगर हम समझें तो हमें दिस यूनिट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल इफ वी नो व्हाट इज एजेंसी या फिर व्हाट इज एजेंट। अगर हम एजेंसी को भी एजेंट वर्ड से समझें तो बड़ी इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि एजेंसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। एजेंट कौन होता है? अगर मैं किसी पर्सन को हायर करता हूँ एज माई एजेंट to do all the dealings on my behalf या to do all the selling on my behalf और all the buying on my behalf, मैं किसी भी एजेंट को किसी काम के लिए हायर करता हूँ। वो कोई भी एजेंट हो सकता है, वो एक ऐसा एजेंट हो सकता है जो प्रॉपर्टीज में डील करता है, ऐसा एजेंट हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, जो प्रोडक्ट्स में डील करता है। रियल एस्टेट एजेंट, वही जो प्रॉपर्टीज में डील करते हैं उन्हीं को रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं। तो कोई भी एजेंट जो है जिसको मैंने अपने काम के लिए हायर किया है, कोई भी एक पर्सन जिसको मैंने अपने काम के लिए हायर किया है, उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एजेंसी, इसमें पहले एजेंट को ही समझाया गया है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, किसी और पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ मेरे मेरे भी आप पे अगर कोई डील करता है तो वो एक एजेंट है। द पर्सन फॉर whom such an act is done और who is represented is called the principal। यानी कि अगर मेरे भी यहाँ पे कोई एक पर्सन कोई डील करता है तो वो एक एजेंट है। और मैं कौन हूँ? मुझे अगर इन बिजनेस टर्म से बात करें तो मैं प्रिंसिपल हूँ, यानी कि मुझे प्रिंसिपल कहा जाएगा, जो डील कर रहा है उसे एजेंट कहा जाएगा। तो इसी को अगर हम बाद में पढ़ें, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा है वो एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। जो पर्सन मेजर है, जो साउंड माइंड से बिलोंग करता है, यानी कि उसका माइंड ठीक है, वो एक एजेंट को हायर कर सकता है। हु में बी एन एजेंट, कौन एक एजेंट बन सकता है, ये भी बिल्कुल उसी का ही वाइस वर्सा है। जो हायर कर सकता है, उसी तरह एजेंट कौन बन सकता है? एजेंट वो बन सकता है जो मेंटली साउंड है, जिसको मेंटली कोई इश्यूज नहीं है, साउंड माइंड का है, जो एक मेजोरिटी ऑफ एज का है, जो सारी लाइबिलिटीज को उठाने के लिए तैयार है, वो एक एजेंट बन सकता है। प्रिंसिपल की सारी लाइबिलिटी, प्रिंसिपल यानी कि जिसने उसे हायर किया है उसकी लाइबिलिटीज को उठाने को तैयार है, वो एक एजेंट बन सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन एजेंट, सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये एक डिफरेंस है जो कभी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो एजेंट में और सर्वेंट में और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एजेंट अगर एजेंट एक बात करें, वो काम मेरे लिए करेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है वो सिर्फ मेरे लिए ही काम करेगा। ही कैन हैव मल्टीपल प्रिंसिपल्स, यानी कि उसके बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं जिसके लिए वो काम करता है। वो स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरे लिए काम करेगा, किसी और स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी और के लिए काम करेगा। तो ही कैन हैव मल्टीपल प्रिंसिपल्स, यानी कि मल्टीपल लोग उसको हायर कर सकते हैं, उस एजेंट को अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। सर्वेंट है, सर्वेंट वो है जिसको मैं, जो सिर्फ मेरे लिए काम करता है, जो फुल टाइम मेरे लिए काम कर रहा है। सर्वेंट यूजुअली सर्व्स ओनली वन मास्टर, वो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिर्फ एक मास्टर के लिए ही काम करेगा। बट एन एजेंट में वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल्स एट द सेम टाइम। A servant is generally paid salary and wages, whereas the agent may be paid commission। तो इन दोनों के बीच में एक ये डिफरेंस भी है कि जो सर्वेंट है उसको एक मंथली सैलरी दी जाती है, उसको एक मंथली सैलरी के बेस पे रखा जाता है। जबकि एक एजेंट जो है उसको डील के हिसाब से उसको एक जो परसेंटेज दी जाती है कि अगर आप मेरे भी हाफ पे 10 डील करेंगे, यानी कि आप किसी भी सिंपल एजेंट का ले लें, इंश्योरेंस एजेंट की बात ले लें, कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट 10 इंश्योरेंस खरीदता है तो उसके हिसाब से उसको एक पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, कुछ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है, ना कि उसको मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंस है सर्वेंट और एजेंट के बीच में। अब एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज कंसर्न, ही अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट, बट इन एक्चुअल एग्जीक्यूशन ही इज नॉट अंडर द ऑर्डर और कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। यानी कि इंडिपेंडेंट एजेंट वो है जिसको आपने कुछ काम करवाने के लिए हायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो फ्रीलांसर है, जो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, आपने उस पर्सन को हायर किया है कुछ टाइम के लिए कि आप यू विल बी डिलीवरिंग मी दिस सॉफ्टवेयर और आई विल बी पेइंग यू दैट अमाउंट। वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा, आप उसके बदले में उसे पैसा देंगे। ना तो वो आपके लिए काम करता है परमानेंटली, ना वो आपका सर्वेंट है, ना वो आपका एजेंट है।
सिर्फ एक सिंपल डीलिंग हुई है एक इंडिपेंडेंट पर्सन के साथ, एक इंडिपेंडेंट ओनर के साथ, तो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के आता है, अंदर आता है। ये तीन डिफरेंस है, तीनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। कौन क्या होता है, तो क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, एजेंट के बाद बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हमारे बिहाफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम करती हैं। तो वो एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, एजेंट को हमने एजेंसी समझने के लिए हमने एजेंट का वर्ड का नाम लिया, क्योंकि हम एक पर्सन के बिहाफ पे हम उसको समझ पा रहे थे। अब एजेंसी क्या होती है, जो हमारे भी यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी, वो एक एजेंसी है। उसकी एजेंसी की क्रिएशन कैसे होगी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, रेटिफिकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि एक एग्रीमेंट के बेस पे उस एजेंसी की क्रिएशन होगी। इम्प्लाइड एग्रीमेंट के बेस पे उसकी जो क्रिएशन होगी वो होगी। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट या इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, अगर हम इनको समझें, तो an authority is said to be as express when it is given by word spoken or written. An authority is said to be implied when it is to be informed from the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted. तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है और एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है, वो इसमें समझाया गया है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो है जिसमें स्पोकन वर्ड्स या रिटर्न वर्ड्स के बेस पे एक एग्रीमेंट हो जाता है। जो एक्सप्रेस टर्म हमने बहुत बार पढ़ी है इस BCOC 133 में और BCOC 132 में भी। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में या एक एजेंसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तब बोला जाएगा जब आई हैव गिवन यू सम ड्यूटीज, यू हैव वी बोथ हैव एग्रीड ऑन दोज ड्यूटीज। हमने दोनों ने मान लिया है कि दैट आप मुझे ये ड्यूटीज देंगे एंड यू विल आई विल कंप्लीट दोज ड्यूटीज। एक एग्रीमेंट हो गया है, चाहे वो रिटर्न है चाहे वर्बल है, तो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट के रूप में आएगा। इम्प्लाइड एग्रीमेंट वो होता है कि अगर आप ड्यूटीज लगातार की जा रही हैं, अगर वो ड्यूटीज लगातार परफॉर्म हो रही हैं और बीच में कोई इशू आ जाता है, तो उस इशू के बेस पे एक एग्रीमेंट जो बनता है कि दैट नाउ वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज। अगर किसी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, हमारी जो डील हुई थी वो किसी पुरानी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हुई थी, तो अब जो नया एग्रीमेंट हमारे ऊपर हम दोनों के बीच में होगा, हम दोनों के बीच में क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या बिकॉज ऑफ एनी चेंजेस, वो आएगा इम्प्लाइड एग्रीमेंट के अंदर। ये स्टॉपेल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में। मीनिंग ऑफ स्टॉपेल क्या होता है, नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी के बेस पे हमारा क्या एग्रीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अगर हम पढ़ें, where acts are done by one person on behalf of other but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or disown such acts। तो ratify का मतलब क्या होता है कि अगर आपके बिहाफ पे कोई एक्शंस लेता है, आपके बिहाफ पे कोई एक आपका फ्रेंड है, अगर आपके बिहाफ पे कोई डील कर लेता है और वो डील आपको नहीं पसंद, आप नहीं उस डील को करना चाहते थे, तो आप उस डील को रेटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप उस डील को डिसऑन कर सकते हैं, डिसऑन कर सकते हैं। तो ये सिंपल मीनिंग है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का। किसी भी चीज़ को जो आपके बिहाफ पे हुई है बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो आ जाती है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। आप उसको उस डील को ख़त्म कर सकते हैं, आप उस डील को मानने से मना कर सकते हैं। एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या एजेंसी रिलेशनशिप होते हैं, वो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक पैरा है जिसको आप अगर खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या एजेंसी रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स पे आते हैं नेक्स्ट पे। एजेंट्स हमने समझ लिया कौन होते हैं, एजेंट्स कौन बन सकते हैं, कौन एजेंट्स को रख सकता है, ये हमने समझ लिया। अब एजेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है, वो हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, और या फिर इसमें और अगर कोई बता दो ही अगर आप कोई क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एजेंट्स एंड डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स, तो आप बता सकते हैं एजेंट कौन होते हैं, जो हमने अब तक डिस्कस किया। और क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी अगर एक क्लासिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ें इस क्लास में, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अथॉरिटी गिवन टू देम दे कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरल एजेंट्स या स्पेशल एजेंट्स। यानी कि अथॉरिटी के बेस पे दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं जनरल एजेंट्स और एक होते हैं स्पेशल एजेंट। जनरल एजेंट्स हैव द अथॉरिटी टू एक्ट इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टू ट्रेड एंड प्रोफेशंस और ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर टू डू सम एक्ट इन एन ऑर्डिनरी कोर्स।
Special agents have the authority to only act in a particular transaction. For example, when the agent is appointed to sell a car or sell a house, the authority of the special agent is limited to a particular act only. तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो दो काइंड के एजेंट हो सकते हैं। एक होता है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट्स वो हैं जिनके पास एक स्पेसिफाइड काम है, आपने एक स्पेसिफाइड काम दिया है उन एजेंट्स को कि आप इस काम को, यानी कि एक इंश्योरेंस एजेंट की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस एजेंट की अगर हम बात करें तो उसके पास उसे सेट ऑफ पर्टिकुलर रूल्स पता है, आप उसको पता है कि आप उसको यही काम करना है, उसको इंश्योरेंस ही बेचने हैं, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है, ही वुड हैव टू सेल दोज एजेंट्स। तो एक जनरल एजेंट के रूप में आएगा। स्पेशल एजेंट कौन है? जिसको स्पेशली, अगर आपके पास एक कार है, आपको उस कार को बेचने के लिए उस एजेंट को बुलाया गया आपने, तो एक स्पेशल एजेंट के रूप में आएगा। अथॉरिटी आप उसको देते हैं कि आप मेरी कार को बेच सकते हैं, तो वो स्पेशल एजेंट है। ऑन द नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो एक ऑन द नेचर ऑफ वर्क आ जाता है, एजेंट्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क आ जाता है। स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, एक एजेंट की क्या अथॉरिटी हो सकती है, उसका क्या स्कोप हो सकता है, ये इसमें हम पढ़ेंगे 11.7 में। तो एन एजेंट हैज द अथॉरिटी टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि जो हमने उसे पर्पस दिया है उस पर्पस को कैरी आउट करने के लिए जो भी काम हो सकता है उसके पास वो सारी अथॉरिटीज होंगी, वो सारी अथॉरिटीज ले सकता है। When a person is held out as an agent for a particular purpose or business, persons dealing with him are entitled to presume that he is the authority, यानी कि जो एजेंट है, हमारा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे जो काम कर रहा है, अगर वो किसी से डीलिंग करता है, किसी थर्ड पर्सन से डीलिंग करता है, तो थर्ड पर्सन ये एज्यूम कर सकता है कि वो एज अ ऑनर ही उसको ट्रीट कर सकता है। ये उसका स्कोप है उस एजेंट का। कि एक एग्जांपल लेके अगर समझें कि मैं किसी एजेंट को एक अपनी बाइक बेचने के लिए हायर करता हूँ, दिखाना मेरी बाइक को, मेरी बाइक में क्या फ्लॉज हैं वो बताना, मेरी बाइक में क्या गुड थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें उस एजेंट का एक हक है, उस एजेंट की एक ड्यूटीज़ हैं जो वो परफॉर्म करेगा, या उसका स्कोप है जितनी लिमिट तक वो जा सकता है उस बाइक को, वो कहाँ तक। ऐसा नहीं है कि वो एजेंट उस बाइक को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करे और वो उस बाइक को जहाँ उसका मन चाह रहा है वो उसको लेकर जाए, वो उसकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता। उसकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उस बाइक को दिखाए, उसको बाइक की एक, अगर उसको राइड देनी है, किसी जो बायर है उसको राइड देनी है वो दे, उसके वो सारी। और बायर की क्या, बायर उसको, उस एजेंट को किस तरह से समझ सकता है, उसको वो एज अ ऑनर ही ट्रीट कर सकता है, वो उसके स्कोप के अंदर आता है। और वो जितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी अपनी अगर कोई इश्यूज हैं, तो वो एज अ ऑनर उस एजेंट को बता सकता है, बिकॉज आई ऑथराइज दैट एजेंट। व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट्स, अगर वो एजेंट विदाउट अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी के बिना, यानी कि मैंने जो उसे ऑथराइज किया, वही हमने बाइक का एग्जांपल लिया, अगर मैंने बाइक दी है उसको, तो बाइक को सिर्फ सेल पर्पसेस के लिए यूज़ करेगा। अगर वो सेल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर रहा और अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, और मैं उस एग्रीमेंट को वॉइड कर सकता हूँ, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे और एजेंट के बीच में जो एग्रीमेंट है, या मैं उसके ऊपर लीगल एक्शंस भी ले सकता हूँ, लीगली स्यू भी कर सकता हूँ उसको। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एजेंट के अंदर क्या आएगा? एन एजेंट बाय बीइंग हिमसेल्फ ए पर्सन हु हैज गॉट डेलीगेटेड अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल कैन नॉट फर्दर डेलीगेट प्रॉपर्टी अथॉरिटी। तो अगर मैंने किसी एक एजेंट को हायर किया था, अगर हम बाइक या गाड़ी का एग्जांपल लें, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एजेंट किसी एक और पर्सन को मेरे बिहाफ पे हायर कर ले, ये उसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। वो अपनी जो अथॉरिटी, जो मैंने उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की है, अपनी गाड़ी की अथॉरिटी प्रोवाइड करी है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एजेंट के अंदर आएगा। इसी को ही एक्सप्लेन किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एंड सब एजेंट। प्रिंसिपल यानी कि जिसने अथॉरिटी दी है, यानी कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, और एजेंट वो होता है जिसको मैंने अथॉरिटी दी है। यू हैव सीन दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एन एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, यानी कि एक एजेंट को बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है कि बहुत एक बड़ी एजेंसी को मैंने एक ड्यूटी दिया, यानी कि अगर हम किसी एक बड़ी एक कंपनी की ड्यूटी, एक एग्जांपल लें कि मैंने अपनी गाड़ी बेचने की ड्यूटी OLX को दे दी है। OLX या एक कार से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज आजकल शुरू हो गई हैं। तो Cars24 नाम की भी एक कंपनी है। अगर हम एक रेफरेंस पर्पस के लिए, एग्जांपल पर्पस के लिए हम Cars24 को लें, तो क्योंकि Cars24 एक एजेंसी है जिसके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, तो मैंने अपनी अथॉरिटी दी है Cars24 को, उसके पास सब एजेंट्स हैं अपने, जो उसके रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स हैं जिनको उसने हायर किया हुआ है। तो
उस केस में जो कार्स 24 है अपने सब एजेंट को मेरी अथॉरिटी दे सकती है, क्योंकि दे आर रिलायबल पर्सन्स, दे हैव बीन हायर्ड बाय कार्स 24 ऑन अ रिलायबल सर्कमस्टांसेस। तो वो अथॉरिटी रिलेशनशिप, वो एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकती है। और हमारे मेरे एक प्रिंसिपल के, यानी कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ और कार्स 24 का जो सब एजेंट है तो मेरे भी पे काम कर रहा है, हमारे बीच में एक उसी तरह का रिलेशन होगा जो एजेंट और एक एक प्रिंसिपल का होता है। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में वही सेम रिलेशन होगा इन दिस केस। तो अगर हम इसमें पढ़े, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप भी पढ़ सकते हैं। राइट्स ऑफ एन एजेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एजेंट के राइट्स क्या होते हैं, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या होती हैं? ड्यूटी ऑफ एजेंट सिंपल हैं कि भाई वो एक रीजनेबल केयर एंड स्किल रखे, एक जो आपकी एक जो जिस चीज़ को वो जिस चीज़ को वो सेल करने के लिए, अगर मैंने कोई अगर सेलिंग का एग्जांपल लिया है तो वो उसको रीजनेबली रखे उस चीज़ को, उसको एक कस्टम ऑफ ट्रेड और इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन और कस्टम ऑफ ट्रेड के हिसाब से काम करें, यानी कि जो मार्केट रेट्स हैं उसी के हिसाब से आपकी चीज़ को सेल करे, वो एक रीजनेबल केयर रखे, उसके पास स्किल हो, इंस्ट्रक्शंस को सारी को फॉलो करे, अपने अकाउंट के बिहाफ पे वो डील ना करे, वो आपके अकाउंट के बिहाफ पे डील करे। डू नॉट कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल ड्यूटी टू, कोई भी डील हो रही है तो उसको कम्युनिकेट करना प्रिंसिपल को टाइम एंड अगेन, वो भी एक उसकी ड्यूटी है। वो बीच में आपको मतलब लूप में लेके चले हर किसी डील के अंदर। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, अपने सीक्रेट प्रॉफिट्स ना बनाए, जो आपकी डीलिंग हुई है बस उसके हिसाब से ही चले, कोई सीक्रेट प्रॉफिट उसका ना हो। तो ये सारे ड्यूटीज़ हैं जो एक एजेंट की हैं। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, अगर कोई भी नुकसान होता है आपकी चीज़ को तो वो उसकी लाइबिलिटी है। अगर when the agent expressly agrees, sometime the third party when contracting with the agent may specifically stipulate that the agent will be personally liable if the contract is not preferred. In such a situation the agent will personally liable, for example a, अगर मैंने किसी एजेंट को हायर किया है अपनी बाइक या गाड़ी सेल करने के लिए, अगर वो जो थर्ड पर्सन है जो उस चीज़ को खरीद रहा है, अगर वो बोलता है कि एजेंट, वो एजेंट को ही एक कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले लाइबल मानता है हर चीज़ के लिए, तो वो लाइबल ही समझा जाएगा। तो ये आ जाता है व्हेन द एजेंट एक्सप्रेसली एग्रीज, वो एग्री कर देता है कि आई विल बी लायबल फॉर योर, वो मेरे बिहाफ पे एग्री कर जाता है कि दैट इस चीज़ के किसी भी लॉस होने पे या इस चीज़ के ख़राब होने पे आई एम लायबल। इस अगर हम बाइक का एग्जांपल ले रहे थे तो वो लायबल माना जाएगा उस चीज़ के लिए। यही अलग अलग पॉइंट्स बताए गए। मैंने एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इज ऑन नेम, अगर वो मेरे बिहाफ पे किसी चीज़ को बेच रहा है बट अपने नेम पे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। मनी पेड बाय मिस्टेक और फ्रॉड, व्हेन देयर इज अ कस्टम और ट्रेड यूसेज, यानी कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो भी वो लाइबल है, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है और उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो लाइबल है मुझे पे करने के लिए पैसा। व्हेन द प्रिंसिपल इज अ कंपनी विच इज सेट टू केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं किस केस में जो एजेंट है वो लाइबल रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज, मेरी लाइबिलिटीज क्या होंगी थर्ड पार्टीज के लिए, वो इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। अगर इसमें से एक लाइबिलिटी पढ़ें तो लाइबिलिटी वेयर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल हैज बीन डिस्क्लोज्ड बट नॉट हिज नेम, unnamed principal. If the agent, while contracting with a third party, discloses the fact that he is entering into a contract on behalf of his principal but does not disclose the name of the principal is bound to buy the contract. However, such an act must be within the scope of agent's authority, and the unnamed principal must be in existence at the time of entering into a. For such contracts, the agent is not personally responsible unless there is something which shows that they agreed to the personally liable. But if the agent refuses to disclose his principal's identity when asked by the third party, then the agent becomes a personally liable. तो इसमें सिंपल एक एग्जांपल इनमें बताया गया है कि अगर मेरे भी यहाँ पे कोई एजेंट अगर कोई एक डील करता है पर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम नहीं लिखता है, प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखता है, अगर नाम नहीं भी लिखता है तब भी मैं लायबल हूँ। पर अगर वो खुद ही मेरा नाम डिस्क्लोज, अगर थर्ड पार्टी पूछती है नाम उसके बाद भी डिस्क्लोज करने से मना कर देता है तो उस केस में एजेंट लायबल हो जाएगा, मैं लायबल नहीं रहूंगा उस चीज़ के लिए। तो लायबिलिटी बताई गई है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी या टर्मिनेशन ऑफ एजेंट किस किस केस में हो सकता है, ये एक डायग्राम पढ़ के आप बड़े इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन से केस में एक एजेंट को टर्मिनेट हो कर सकते हैं, एक एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस कंप्लीट हो गया तो एजेंट टर्मिनेट हो जाएगा, वो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है।
डेथ डेथ के केस में टर्मिनेट हो जाएगा जो हमारा एक एग्रीमेंट है एजेंसी के साथ है, एजेंट के साथ है, टाइम के साथ है। अब कई बार टाइम बाउंड एग्रीमेंट्स होते हैं तो टाइम के साथ वो खत्म हो जाएगा। तो इररिवोकेबल एजेंसी क्या होती है? इररिवोकेबल एजेंसी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसको अगर हम पढ़ें, द टर्म इररिवोकेबल एजेंसी मींस एन एजेंसी व्हिच कैन नॉट बी रिवोक्ड और टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनविसेज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो इनवोकेबल एजेंसी कौन सी है? जिसको जो प्रिंसिपल है, यानी कि मैं हूं, मैंने किसी एजेंसी को हायर किया है, तो इररिवोकेबल एजेंसी क्या होगी? विच कैन नॉट बी, जिसको मैं रिवोक नहीं कर सकता, यानी कि मैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उस एजेंसी को टर्मिनेट करने की, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने की। ये किन किन केसेस में होता है? वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, व्हेन द एजेंट हैज इनकर्ड अ पर्सनल लायबिलिटी, या फिर तीसरा होता है इफ द एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस यूनिट व्हेन द एजेंसी इज क्रिएटेड फॉर सिक्योरिंग सम बेनिफिट to the agent in addition to the remuneration as agent, such agency is termed as agency coupled with interest. इन दिस रिगार्ड लेटर, तो ये सिंपल बात बताया गया है कौन से केसेस में प्रिंसिपल एक एजेंट का जो एक रोल है उसको नहीं खत्म कर सकता, जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है, जहाँ पे मेरा भी बेनिफिट है पर एजेंट ने कहा है कि मैं अपना कमीशन भी लूंगा, एजेंट का अपना बेनिफिट भी होगा। तो उस केस में जो प्रिंसिपल है, यानी कि जिसने उस एजेंट को हायर किया है, वो उस डील को, यानी कि उस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता है, उस एजेंसी को खत्म, उस एजेंट को रिवोक नहीं कर सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता है, उसके पास उसका हक नहीं होगा टर्मिनेट करने का। तो ये यहाँ पर यूनिट हमारी जो ब्लॉक 3 है और यूनिट 11 है वो यहाँ पर ही खत्म होती है। इन ब्लॉक के, इस पूरे ब्लॉक के अंदर कोई भी इशू अगर किसी को आया हो तो वो बता सकता है। वी विल बी क्लोजिंग आवर क्लास नाउ। ये BCOC 133 आज यहीं पर ख़त्म होता है। BCOC 134 की क्लासेस कल से शुरू होंगी, विच विल बी टेकन बाय डॉक्टर भानु, आई थिंक। सो विल बी क्लोजिंग आवर क्लास नाउ। आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी इश्यूज इन दिस। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप बाद में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या अभी भी बता सकते हैं। इफ देर आर नो इश्यूज यू कैन लीव द क्लास। So I think we do not have any issues.